जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि प्लेटफॉर्म का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का हमारा जो सेट नंबर है वो सेट नंबर है 6। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देख सकते हैं ये आपका पहला प्रश्न आपका क्या है, रीजनिंग का है। और जीके जीएस का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल के साथ। देखते हैं न्यूमेरिकल हल करते हैं। क्या बोला गया है कि 50 केजी वजन का कोई लड़का 10 सेकेंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक सीढ़ियाँ चढ़ता है। उसकी क्षमता ज्ञात करना। क्षमता मतलब क्या होता है, शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी पी बराबर होता है कार्य। यहाँ हो जाएगा कार्य आपका mgh बाय समय t। m का मान दिया है 50, g का मान दिया है 10 और h का मान, h है आपका निकालना ऊंचाई। ऊंचाई क्या करता है, 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तो 16 गुना 40 और ये आपका है सेंटीमीटर में, इसको बदलना मीटर में। 100 से क्या करेंगे, भागा देंगे। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 16 चौकी 64 बाय 10। यहाँ से करेंगे तो 6.4 निकलेगा। तो यहाँ रख देंगे 6.4 और समय, समय कितना है, तो समय है आपका 10। 10 नीचे रख देंगे। एक पॉइंट से इसको उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा। 50 दूनी 100, इससे 2 से कटाएंगे 5, 5 गुना 6.4 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 332 वाट। क्योंकि शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन बताना है। पहला बोला गया कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है, जो कि यही गलत है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में नहीं किया जाता है। अगला इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में एक घटक है, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्यों के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। अब यहाँ की सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या आता है, तो वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। अगला प्रश्न क्या है कि एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है, वो करता है 1 से 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मूत्र का रंग पीला हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, तो चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए आवर्तकाल टी बराबर क्या आता है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब बोला कि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो रख दीजिए अब T1 यहाँ क्या आएगा, 2 पाई, चंद्रमा पर इसको रख रहे हैं तो एल बाय जी का मान हो जाएगा इसका छठा भाग, तो G/6। ये भी क्या है, पूरा का पूरा रूट में। जब हल करेंगे तो T1 बराबर हो जाएगा 2 पाई बराबर एल बाय जी और हो जाएगा यहाँ पर यह 6। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका टी ही है, क्या है, टी है। तो T1 बराबर हो जाएगा टी अंडर रूट 6, टी अंडर रूट 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O जब रिएक्शन करेगा तो वो बनेगा आपका CH3OH। CH3OH जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। मेथेनॉल को हम लोग मिथाइल एल्कोहल या वुड स्पिरिट कहते हैं, वुड स्पिरिट। और एक होता है कि CH2OH एथेनॉल, एथेनॉल होता है C2H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, जिसको हम लोग शराब बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, एकल माता पिता से गर्भ का विकास, परखनली के अंदर गर्भ का विकास, शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास। नहीं, शुक्राणु और
डिम्ब का बाह्य निषेचन होता है। IVF का मतलब होता है कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का जो अंडाणु लेकर के उसका निर्माण कर देते हैं, जो कि जायगोट, जायगोट से बनेगा भ्रूण और उसके बाद गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा लक्षण लिंग सहल ग्रह है? लाल हरि वर्धनता अथवा हीमोफीलिया, रतौंधी, ल्यूकोडर्मा या मधुमेह? वो होगा लाल हरि वर्धनता हीमोफीलिया। ये मतलब क्या होता है आपका लिंग यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ही ये रहता है और ये जन्म से ही होता है। और जैसे रतौंधी, रतौंधी क्या होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। और ल्यूकोड्रमा में क्या होता है त्वचा के ऊपर सफेद दाग हो जाता है। और मधुमेह क्या होता है, मधुमेह रोग रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना ही हम लोग मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न क्या है कि फ्यूज के तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह करण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज तार विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है और यह बना होता है लेड और टीन से, यानी शीशा और टीन से बना होता है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, मैथ का है, रीजनिंग का है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर नहीं बनता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं। अगला यहाँ प्रश्न क्या है कि भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? वह किया गया था 11वीं शताब्दी में किया गया था। और ये किसने किया था? तो ये परमार, परमार शासक, परमार शासक राजा, राजा भोज ने किया था। परमार शासक राजा भोज ने किया था। परमार शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। और उन्होंने यानी परमार शासक जो राजा भोज था, इन्होंने ही क्या किया था, भोपाल शहर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पूर्वी भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया? पूर्वी भारत का पहला वंदे एक्सप्रेस तो वो चलाया गया आपका किसके किसके बीच? हावड़ा और गुवाहाटी के बीच, हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, या गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, या गंगटोक से हावड़ा के बीच। तो ये किसके बीच चलाया गया है? तो ये गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया है पूर्वी भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। हम लोग इसको ट्रेन 18 भी कहते हैं, ट्रेन 18 भी कहते हैं। और ये बिना इंजन का ट्रेन है। क्या है? बिना इंजन का ट्रेन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये आप सबका क्या है, मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से प्राप्त करके आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM यानी कोषों का क्रम क्या होगा? इसमें क्या होता है, किसी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n², जहाँ n का मान आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 8 18 32 इसी तरह आगे आते रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा KLM। तो KLM क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस में होगा, क्रम में। इसमें देख लीजिए सबसे अधिक होगा M में, उसके बाद K में, L में, उसके बाद K में। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। वो होते हैं बड़े और लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बायोटीन तथा पेंटाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आता है? वो आता है समूह बी में, यानी विटामिन बी समूह में आता है। विटामिन बी किस में आता है? विटामिन बी समूह में आता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है।
तो इसमें जो पहला कथन ही सत्य है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यानी ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है और इलेक्ट्रॉन हम लोग ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर एसी जनरेटर काम करता है। और एसी जनित्र का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और एसी जनित्र क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, मांसपेशियों में या कोशिका द्रव में? वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये मिलान करने वाला है, मिलान करिए इसका कि कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। बेकिंग सोडा, इसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, वो होता है NaHCO3। धोवन सोडा Na2CO3। देखिए 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 2 का 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल का है, इसको हल करते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप जानते हैं कि ई दिया वक्रता त्रिज्या एफ बराबर क्या होता है? R/2। आर का मान दिया 30, तो यहाँ से एफ का मान जो निकलेगा वो 15 सेंटीमीटर। और यू का मान चाहे वो किसी भी रहे उसका मान क्या आता है? माइनस में ही आता है, -20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप यहाँ दर्पण सूत्र लगाइएगा, 1 बाय क्या आता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, 1f मतलब कि 15 प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u का मान कितना है? -20। जब इसको हल करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाने के बाद आगे लिखते हैं। अब यहाँ से करेंगे 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। जब इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा आपका v बराबर 8.6 प्लस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पूछा गया कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे एमेनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वो है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था 1864 ईस्वी में हुआ था। और ये भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ है ये। अगला प्रश्न ये रहा आपका, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? तो मेंडल ने कौन सी खोज की थी? तो वो किया गया था आपका यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी की खोज किया था मेंडल ने। और आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने ही दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन कौन सा है? सबसे छोटा आयन है SI यानी सिलिकॉन पर पावर 4+। ये सबसे छोटा आयन है। क्या है? सबसे छोटा आयन। देखिए सबसे छोटा आयन क्या है? सिलिकॉन 4+। जिस सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जितना अधिक उसका आकार उतना ही कम, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर यह सोडियम प्लस का आकार सबसे बड़ा
और सिलिकॉन 4+ का आकार सबसे छोटा होगा। ये क्या होगा? छोटा, और ये होगा बड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणें को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित करता है। यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप जान रहे हैं कि एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर और यू बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। आप लगाइए 1 बराबर एफ, 1/एफ बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान निकालना है तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा 1/v बराबर। इसको जब हल करेंगे तो 1/f के 1/10 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा u का मान क्या माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/20। जब इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 नीचे एलसीएम लेंगे 22 और ये क्या आ जाएगा, इसको फिर से बनाते हैं। 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। आपका f का मान दिया 1/-10 होगा, क्योंकि f का मान यहाँ क्यों होगा? क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पन में क्या होता है? f का मान नेगेटिव है, u का मान भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। 1/v प्लस 1/u का मान है -20। इस जब उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/-10 प्लस 1/20। जब नीचे एलसीएम लेंगे 20, यहाँ आ जाएगा 2 -2 और प्लस में 1। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -20। v का मान आ जाएगा -20 तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होते हैं पुनर्जनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि 48.176 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन अणु को मोलों की संख्या में परिवर्तन कीजिए। आप जान रहे एक मोल बराबर कितना होता है? वो होता है 6.022 गुना 10⁻23। इससे भाग दे देंगे 48.176 10⁻24। जब इसको यहाँ से भाग देंगे तो आ जाएगा 80 मोल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है? मोनोसेकेराइड्स में, आरएनए में, डीएनए में या प्रोटीन में? किसमें करते हैं? वो करते हैं प्रोटीन का पता लगाने और उसका परीक्षण करने में किया जाता है। एक होता है कि वेस्टर्न ब्लॉट तो यही होगा प्रोटीन का पता लगाने में। एक होता है कि डीएनए का पता लगाने में, वो होता है सदर्न। क्या होता है? सदर्न ब्लॉट तकनीक के माध्यम से डीएनए का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं? सरीसृप, उभयचर, पक्षी या मत्स्य? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि का वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? वो सुनी जा सकती है 20 हर्ट्ज, क्योंकि हम लोग जो आवृत्ति सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनाई जाता है। यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज बोलिए या तो 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये मैथ रीजनिंग का है, पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ है, वहाँ से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्तियाँ होती है, किस मॉडल पर आधारित है? वो है कनाडाई मॉडल पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है ओडिसी का।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं रीजनिंग का है, पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ, वहाँ से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कथन गलत है। इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में होता है, नहीं, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के संपर्क में है, संयोजन की शक्ति, अब जानते हैं P बराबर क्या आता है 1/f, और f होना चाहिए मीटर में, अगर सेंटीमीटर में होगा तो वो होगा 100/f, तो ये सेंटीमीटर में होगा। अब लगा दीजिए ये 40 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ से हल करेंगे, और ये आपका उत्तल लेंस है, और ये क्या है अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये आपका उत्तल लेंस है, हो जाएगा 100/40। जब यहाँ से हल करेंगे तो 2.5 किसमें आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ से जब हल करेंगे तो 100/25, यहाँ से करेंगे तो 4 में 2.5 अगर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा, माइनस में 1.5, माइनस में 1.5 आ जाएगा। ये प्लस में आएगा, इसमें आएगा ये उत्तल लेंस प्लस में आएगा, और अवतल लेंस ये माइनस में आएगा। अब देखिए ये 4 है माइनस में और प्लस 2.5, जब इसको हल करिएगा तो वह माइनस 1.5 डायोप्टर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम आयनन ऊर्जा के संबंध में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन में कौन सा सत्य है, सत्य बताना है, तो इसमें जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है। इसमें से गलत कथन जो है कि मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 का सिरुक होते हैं, जो कि ये गलत है। 28 नहीं होते हैं, वो होते हैं 26, मनुष्य में 26 होते हैं, और बच्चे में क्या होते हैं 33, बाकी में सब ऑप्शन सही है। क्या अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी, ये भी सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, यह भी सही है। अगला प्रश्न क्या है कि अपघटन क्रिया कब होती है, अपघटन क्रिया कब होती है, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तब क्या होगा, एक अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्लग स्विच, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। बाकी बात इलेक्ट्रिक केटली है, इलेक्ट्रिक आयरन है, और विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, ये सब है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, गामा ग्लोबिन या फाइब्रिनोजेन, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ग्लोबिन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो गुजरता है आपका आयोडीन गुजरेगा, नेफ्थलीन गुजरेगा, एंथ्रासीन गुजरेगा, अमोनियम क्लोराइड गुजरेगा, ये सब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हैं ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ है, वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, वह 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, वो था आर्म्स एक्ट 1878, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये सब मैथ रीजनिंग का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली, क्या है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कढ़ाई की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए, यदि इसे 200 जूल ऊष्मा दिए जाने का इसका तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। ऊष्माधारिता बराबर इसमें क्या होगा,
ऊष्माधारिता बराबर, यानी ऊष्माधारिता C बराबर क्या जाएगा, Q बाय डेल्टा थीटा। Q का मान यहाँ दिया है 2000 जूल बाय डेल्टा थीटा का मतलब हो जाएगा यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें भाग दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 250 जूल पर केजी। क्या आ जाएगा, पर केजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है। किसकी उच्चतम है, तो वह pH4 की। pH4 की जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वह है उच्चतम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी रचनाएं क्यों पाई जाती है। क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। पी तरंगें, एल तरंगें, एस तरंगें या रहेली सतही तरंगें। क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस तरंगें। क्या होगा, एस तरंगें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुर्बलतम अम्ल कौन सा है। जिसमें ऑक्सीजन की संख्या सबसे कम होगा वह होगा दुर्बल, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या सबसे अधिक होगा वो होगा प्रबल। इसमें सबसे कम ऑक्सीजन है ऑप्शन नंबर सी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। क्या आता है, मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह दुर्बलतम अम्ल है। क्या है, दुर्बलतम अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी। और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 90 मीटर बाय 0.2 सेकेंड। 1 टोड़ाएंगे ऊपर 0 जाएगा। इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18 बाई से 5 से भागा देना है। 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा और 18 नंबर 62 से इतना आ जाएगा, कितना 162 पर एक 0 यानी कि 1620। अगला प्रश्न क्या है कि परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 युक्त सभी तत्वों की प्रकृति कौन सी है। वह है हेलोजन की प्रकृति है। क्या है, हेलोजन की प्रकृति है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यही वाला है। अगला प्रश्न क्या है कि 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोता से जुड़ा हुआ है तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या आता है। P बराबर होता है VI। आपका I का मान निकालना तो I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। P का मान दिया है 200 वाट और V का मान है 220 वोल्ट। जब भागा देंगे आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड या गोवा। वो जगह नागालैंड। कि चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। वह है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए। और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, ये देख सकते हैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका दिया गया है। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का और वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद।